ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। क्या अमेरिका और इजराइल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या दोनों के बीच जारी मतभेद चलते ही ईरान अमेरिका पर हावी हो रहा है और मिडिल ईस्ट की जंग लंबी चल रही है? दरअसल देखिए, इजरायली पीएम नेतन्याहू के एक बयान से संकेत मिले हैं कि दोनों देश अमेरिका और इजराइल के बीच कुछ ठीक नहीं है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि हमें जो अमेरिकी पैसा है वो नहीं चाहिए। इजराइल एक दशक में अमेरिकी सैन्य सहायता पर अपनी वित्तीय निर्भरता खत्म करना चाहता है। बता दें कि इजराइल को प्रति वर्ष लगभग 3.8 अरब डॉलर की अमेरिकी सैन्य सहायता मिलती है। अमेरिका ने 2018 से 2028 तक इजराइल को कुल 38 अरब डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान करने पर सहमति जताई है। लेकिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका इजराइल के वित्तीय संबंधों को संभवतः नए सिरे शुरू करने का यह बिल्कुल सही समय नहीं है। सही समय है। आखिर इजरायली पीएम ने यह बयान ईरान से जारी जंग के बीच क्यों दिया? क्या अमेरिका इजराइल के रिश्ते बिगड़ गए हैं? अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये तमाम सवाल है जो उठ खड़े हुए हैं और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों से आज बातचीत करेंगे कि क्या चर्चा करते हुए हम बातचीत करेंगे कि क्या यहां अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव की स्थिति बनती जा रही है? क्या कोई वजह है, कोई बात है जिसके चलते यहां जो संकट है वो दोनों देशों के रिश्ते के बीच गहराते नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से कहा गया है कि हमें अमेरिकी डॉलर अभी नहीं चाहिए, आखिर क्या वजह है कि उनकी ओर से यह कहा गया है? रिटायर्ड मेजर जनरल हमारे साथ अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी हमारा इंडिया न्यूज पर आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ इस खास बातचीत में। अनुज जी, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से नया बयान सामने आया है कि नहीं लेना चाह रहे उनके डॉलर, क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से ये कहा गया है? क्या रिश्ते खटपट नजर आ रहे हैं दोनों देशों के बीच में? देखिए, जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इजराइल और अमेरिका के रिश्ते में खटपट होने की कोई मुझे संभावना नजर नहीं आती है। पूरी तरह से इजराइल अमेरिका के ऊपर निर्भर था, है और मेरा मानना है रहेगा। अब नेतन्याहू क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? वो स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका में पीछे बैक होम वहां पर ऐसी इस प्रकार की आवाजें आ रही हैं कि भाई हम लोग बिना बात इजराइल की वजह से युद्ध में फंस गए और ये वो इस तरह का विचार वहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए नेतन्याहू शायद ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें इवेंचुअली आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी अपनी आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि जो परिस्थिति आज है अमेरिका के साथ हमारे संबंधों में, वो परिस्थिति शायद कल ना रहे। कुछ भी हो सकता है। ये बात आप समझ लें, बिल्कुल क्लियरली हजारों बार ये बात कही जा चुकी है। एक बार और दोहरा रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और ये बात पूरी दुनिया जानती है और शायद इसी को सोचते हुए उन्होंने कहा है कि भाई ये अगर खटपट होती या खटास होती तो वो कहते कि तुरंत हम कुछ नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा है कि अगले 10 वर्षों में हम प्रयास करेंगे कि हमारी आर्थिक निर्भरता डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए अमेरिका पे ऊपर खत्म हो जाए। उसका अगर सकारात्मक तरीके से इस स्टेटमेंट को लिया जाए तो उनका कहने का अर्थ यह है कि हम आने वाले दशक में आत्मनिर्भरता अपने रक्षा क्षेत्र में इतनी बढ़ाएंगे कि हमें अमेरिका की वित्तीय सहायता की आवश्यकता ना पड़े। यह संभव होगा नहीं होगा ये कहने की बात है। जहां तक सवाल रिश्तों का है, ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खटास आई है। हालांकि डिफरेंट व्यूज दोनों के हैं। ईरान के युद्ध को लेकर भी डिफरेंट व्यूज हैं। अमेरिका चाहता है कि अगर बातचीत शुरू हो रही है और ईरान जो है अगर इस बात पे इंसिस्ट कर रहा है कि पूरे क्षेत्र में शांति होनी चाहिए और पूरे क्षेत्र में युद्ध बंद होना चाहिए, तब बातचीत शुरू होगी। तो अमेरिका का मुझे को लगता है ये इजराइल पे ये दबाव बनाने का मनसब है कि वो भी लेबनान में और गाजा में अपने हमले बंद करे ताकि वो बातचीत को आगे बढ़ा सकें। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, इजराइल को पता है कि उसे क्या करना है। उनका अपना एजेंडा बिल्कुल सेट है और वो उस एजेंडे पर लगातार काम करते जा रहे हैं। और वो इस बात को भी जानते हैं कि उस एजेंडे को हासिल करने के लिए जो भी उनको करना होगा, चाहे वो हमास के ऊपर हमले हों या हिजबुल्लाह पे हों या आने वाले समय में शायद हूती पर हों, किसी भी प्रकार के प्रॉक्सी से। देखिए,
इसराइल का एजेंडा बिल्कुल साफ है, और इसराइल का यूनिपॉइंट एजेंडा है टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट, क्योंकि उनके रिश्ते बाकी अरब देशों के साथ थोड़े सुधर गए हैं, या उन रिश्तों में शत्रुता नहीं है। सिर्फ ईरान एक ऐसा देश है उस पूरे पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में जो कि इसराइल को मानता नहीं है, इसराइल को कहता है कि नक्शे पर रहने का हक नहीं। तो मेरा ये मानना है कि वो ईरान के साथ जो है अपना युद्ध, ईरान को टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट, और उसमें तीन चार चीजें उनकी बिल्कुल क्लियर हैं। उनको परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बनने देना, मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम पर चेक लगाना, प्रॉक्सीज को मदद नहीं करने देना, और जो मानसिकता है ये वही ईरान है जिसने 1950 में शायद दूसरा मुस्लिम देश था जिसने कि इसराइल को मान्यता दी थी, और वो शाह के समय से पहले की बात है। शाह जो है वो 1953 में आए हैं, तो ये भी कोई नहीं कह सकता कि वो अमेरिका के दबाव में हुआ। तो ये मेरा मानना है कि जब तक ये मानसिकता और जो उनका उनका जो थॉट प्रोसेस है वो उनको दूर करना वो समझते हैं, इसीलिए उन्होंने उसी बातचीत के दौरान ये भी कहा था कि ईरान में नेतृत्व वो बदली हो सकता है, होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, इस प्रकार की बात भी वो कर रहे हैं। तो जब तक इस मानसिकता के लोग ईरान पर शासन कर रहे हैं जो उनके वजूद को नहीं मानते, तो खतरा बना रहेगा इसराइल के ऊपर। तो ये तीन चार चीजें हैं जिनको कि वो खत्म करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने हमास लगभग खत्म कर दिया है। हिजबुल्ला को वो खत्म करके मानेंगे, और उसके बाद वो ईरान से बातचीत, अगर ईरान से जो बिल्कुल भी करना है बिल्कुल वो अनुज जी, करेंगे। ये आपने बात सही कही है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर किसी भी देश के बीच में ये जो खटपट वाली बातें आती हैं वो स्थिति के हिसाब से आती है, जैसा माहौल होता है उस हिसाब से चीजें होती है, लेकिन उसके बाद फिर उसमें सुधार भी देखने को मिलती है। विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी, देखिए, अनुज माथुर जी का साफ तौर पर कहना है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर अमेरिका और इसराइल के बीच में कोई संबंध जो है वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि आगे आने वाले समय में खुद को वो अपने अपने बदौलत चीजों को करना चाहता है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इसराइल यहाँ पर इसराइल की ओर से ये कहा गया है कि वित्तीय सहायता जो हमें अमेरिका से मिल रहा है उसको हम थोड़ा कम करें। बस ये इतना ही स्टेटमेंट भर है ये। देखिए, इसराइल और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे पे अंतर्निर्भर है, इसलिए दोनों के इंटरेस्ट कभी भी आपस में खत्म नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जो अमेरिकन डेमोक्रेसी जिस तरीके की है और उसमें जिस तरीके से यहूदियों का वर्चस्व है, ऐसे में लगता नहीं कि कोई भी अमेरिका, चाहे वो डेमोक्रेट्स का हो या रिपब्लिकन्स का हो या किसी भी तरह का जो यूनाइटेड स्टेट होगा, वो हर हाल में उसकी मजबूरी है कि वह इसराइल को समर्थन करेगा। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो वहां पे रिजिम चेंज वाली बातें हो जाएगी बहुत लंबे तौर पर। जो पैसा आता है वो खत्म हो जाएगा इन पॉलिटिकल पार्टीज को, और हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी में चंदे की काफी बड़ी अहमियत होती है। पर हाँ, रही बात वो पूरी तरीके से, अगर वो कह रहा है कि आत्मनिर्भर बन जाएगा, अमेरिका पे निर्भर नहीं रहेगा, तो पहली बात तो ये कि जो हथियार बनाने वाले जो ज्यादातर लोग हैं उनमें से काफी इसराइल समर्थित लोग हैं, और उसमें से काफी जो जूस लॉबीज हैं उनसे काफी अंतर संबंधित हैं। तो ऐसे में ये कहना कि अमेरिका बना रहा है, इसराइल खरीद रहा है, ऐसा भी नहीं है। और इसराइल में इतना मानवीय क्षमता नहीं है कि वह सबका सब प्रोडक्शन अपने यहाँ पे कर लें, और न इतना स्कोप है। तो इसराइल की जिसमें एक्सपर्टीज है वह उसी में अच्छा कर सकता है, और अमेरिका से जो चीजें खरीदता आ रहा है वह खरीदता रहेगा। तो इन संबंधों की इस हकीकत को हमें जानना पड़ेगा। दरअसल दोनों के ही तरीके में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और दोनों के ही जो दुनिया के बारे में जो सोच है, जो समझ है, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और ना आगे आने वाले कुछ डिकेड्स में ये कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। रही बात ईरान की, तो ईरान के जो संबंध है वो इसराइल से लंबे तौर तक ठीक नहीं होंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट रिजीम है वो शुरू से ही ईरान के अस्तित्व को नकारती आई है, और वो अस्तित्व के नकार का एक लंबा इतिहास है। हम इसमें किसी को भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। भारत का हमेशा से जो द्विराष्ट्र जो का हल वाला सिद्धांत रहा है, भारत उस पे अभी भी कायम है, और वो चाहता है कि इसराइल के दो टुकड़े कर दिए जाए बराबर, और जो फिलिस्तीनियों और इसराइलियों में वो बराबर भूमि बांट ली जाए। यही इसका समाधान होता है, और हमने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी हमने इसको बार बार दोहराया है। तो इसका समाधान वही है, जो अगर हम ये कहें कि वो रिजिम बदल देंगे
तो भाई चाहे वहां पे अयतुल्ला खामनेई आए या मोस्तफा खामनेई आए या उनकी जगह कोई और तीसरा आदमी आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान की जो मूल जो विचार हैं और जो वहाँ का जो ढांचा है, जो वहाँ की जनता से आंशिक तौर पे समर्थित है, वह इजराइल के प्रति अपनी नीति बदल नहीं सकता। ठीक ये वैसा ही है जैसा कि इजराइल अपनी नीतियों को नहीं बदल सकता है। इजराइल में जब भी कट्टरपंथी सरकारें आएगी, वो नील नदी से लेकर फरात नदी तक एक जो प्रॉमिस लैंड है उनकी उनकी बात करेंगे, तो कट्टरपंथ वहां पे भी हैं, कट्टरपंथ इधर भी हैं। तो यह आपस में चाहे वह थोड़े समय के लिए भले ही समझौता हो जाए, पर लंबे तौर पर यह पूरा का पूरा रीजन जो है वो डिस्टर्ब रहेगा। और मुझे लगता है कि वेस्ट का बिल्कुल इंटरेस्ट भी अरविंद जी, ये आप सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि यही तो बात है ना, और यही तो वजह है कि बार बार सीजफायर की बात होती है, उसके बाद फिर से उल्लंघन का भी देखने को मिलता है, सीजफायर के बावजूद हमले कर देते हैं, या फिर बैठकों की बात होती है लेकिन वो बेनतीजा होती है, फिर बैठक की बात होती है और फिर से एक बार होने वाली है, देखना होगा उसमें क्या होता है। अनुज माथुर जी, क्या ये समझा जाए कि एक बार ये जो स्टेटमेंट दिया गया है बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से, कहीं ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप समझौते की बात कर रहे हैं या फिर सीजफायर कर देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा गया कि वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जंग रुके, तो शायद बेंजामिन नेतन्याहू ये समझ रहे हो कि उनको इससे बेहतरीन मौका तो मिलने नहीं वाला है, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत नाराजगी इस चीज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी हो कि वो तो नहीं चाहते, बेंजामिन नेतन्याहू तो नहीं चाहते कि वो जंग रुके, लेकिन कहीं ना कहीं जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे चीजों को, तो हो सकता है उसकी नाराजगी थोड़ी बहुत हो, और यही वजह है कि शुरुआती ये बयान उनकी ओर से निकलकर सामने आए हो। रोशनी, देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अब जैसा कि तेजावत साहब ने कहा, मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूं कि जो अमेरिका और इजराइल के संबंध बहुत गहरे हैं, और उन संबंधों में खटास आना फिलहाल मुझे किसी भी तरीके से नजर नहीं आ रहा है। ये जो बात है, बिल्कुल निश्चित ये बात है कि अमेरिका एक ऐसी परिस्थिति में अपने आप को पा रहा है कि वो जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहता है, एक फेस सेविंग ऑफ रैंप लेकर के। जबकि मेरा मेरा ये मानना है कि इजराइल को, जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी कहा, यूनिपॉइंट एजेंडा है उनका, और उनका ये मानना है कि ये ही मौका है, इट इज नाउ और नेवर। तो ये उनको लगता है कि अभी इतना दबाव बना दिया गया है ईरान के ऊपर, ईरान को आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, हर प्रकार से बहुत बुरी तरह से उसको नुकसान पहुंचा दिया गया है ऑलरेडी। इस समय उनको लेट गो अगर आप जाने दीजिएगा, तो शायद उनका उनका ये मानना है इजरायली नेतृत्व का कि अब वो ठीक नहीं रहेगा और उसको लगातार करते रहना चाहिए। तो हो सकता है कि इस विषय पर थोड़े मतभेद हों, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि मतभेदों के बावजूद भी होगा वही जो वो लोग दोनों मिलकर के आपस में निर्णय लेंगे। और ये बिल्कुल निश्चित है कि ईरान को कुछ शर्तें मानने पर मजबूर होना पड़ेगा। ईरान को अपना परमाणु जो कार्यक्रम है उसके बारे में शर्त मानने को मजबूर होना पड़ेगा, हॉर्मुज को लेकर के जो शर्त है उसको मानने को मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि अगर ये दो तीन बातें नहीं हुई तो अमेरिका किस तरीके से इस युद्ध से वापस निकल सकता है, आप मेरे को बताएं। व्हाट विल बी द नोशन ऑफ विक्ट्री फॉर अमेरिका? कैसे वो अपने आप को रोशनी बता पाएंगे कि हम युद्ध जीत करके वहां से आए हैं? कि भाई हॉर्मुज खुला नहीं, जो एसेट थे वो डिफ्रीज कर दिए, आपने उनके सैंक्शंस हटा दिए, लीडरशिप चेंज नहीं हुआ, और रिजीम चेंज नहीं हुआ, और उनका परमाणु कार्यक्रम भी चल रहा है। तो फिर अमेरिका किस तरह क्या क्या बताएगा जाकर के? तो मुझे नहीं लगता कि ये होगा। ये अंत में जाकर के दोनों के जो विचार हैं, जो फाइनल डिजायर्ड स्टेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं कन्वर्ज होंगी। और आप देखिएगा कि ये दोनों मिलकर के जो भी होना है वो ये दोनों मिलकर के करते रहेंगे। इस युद्ध का समाधान तभी निकलेगा जब बहुत जबरदस्त तरीके से आपको मेल्ट डाउन देखने को मिलेगा दोनों साइड्स की रिक्वायरमेंट्स में। जहां तक सवाल इजराइल का है, उनका बिल्कुल उद्देश्य साफ क्लियर है, और जो उन्होंने एरिया ले लिया है उस एरिया को वो छोड़ने वाले अब नहीं हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। लातीनी नदी तक का उन्होंने दक्षिण लेबनान का इलाका कब्जे में ले लिया है। टू स्टेट थ्योरी की जो बात कर रहे हैं, टू स्टेट सोल्यूशन, वही एकमात्र सोल्यूशन है, और इवेंचुअली वही सोल्यूशन होगा। लेकिन उसके पहले इजराइल चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जा ले, ताकि वो जब बातचीत का समय आए तो एक तो प्रॉमिस्ड लैंड का जो बताया वो इशू तो है ही, और उसके अलावा जब बातचीत का समय आए तो दे आर इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। रोशनी। बिल्कुल माथुर जी, देखिए अरविंद जी, माथुर जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पे एग्जिट प्लान तो राष्ट्रपति ट्रंप ढूंढ रहे हैं, लेकिन वही बात है ना कि फ्रंट फुट पर आके
ये दिखा नहीं सकते या फिर पहला कदम नहीं ले सकते हैं कि हाँ हम यहाँ पर सीज फायर करते हैं या फिर रोकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे जवाबदेही भी तो देनी है ना, जनता को जवाबदेही भी तो देनी है उनकी, जो लोकप्रियता बनी हुई है जिसमें लगातार यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए वहाँ की जो जनता है, अमेरिका की जनता, वो भी तो यहाँ पे उनके खिलाफ प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो फिर चारों तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति की लोकप्रियता तो घट ही रही है, फिर भी इस तरह से बीच में क्यों रुके हुए हैं? अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट या फिर कोई समझौता करना क्यों नहीं शुरू कर देते? रोशनी जी, पहली बात तो यह कि माथुर साहब ने एकदम बिल्कुल सही फरमाया है, और बिल्कुल जो आकलन है वो ईरान के बारे में एकदम 100% सही है। और यहाँ पे ये भी देखिए कि समझौता करने की अगर कोई डेस्परेशन है तो ईरान की तरफ से है। इसकी वजह पे हम बाद में आएंगे कि वो क्यों वजह है, पर हम पहले अमेरिकन डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अमेरिकन जो डेमोक्रेसी है वो एक परिपक्व डेमोक्रेसी, वो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बहुत सारे धर्म, जाति या तमाम जो मध्यकालीन मुद्दे हैं वो हावी होते हैं, क्योंकि वो एक मॉडर्न डेमोक्रेसी है तो उसका एक अलग टेम्परामेंट है। तो अमेरिकन जनता ये जानती है कि ये जो लड़ाई हो रही है इसमें आम जनता का तो नुकसान है। जैसे कि प्रेसिडेंट पेजेस्किन ने भी कहा था कि इतने खरबों रुपए खर्च कर लिए गए और उसका फायदा किसको हुआ? वहां के जो हथियार बनाने वाले, तेल बनाने वाले, कुल मिला के 5 सेक्टर ऐसे जो इससे बेनिफिटेड है, जिसमें कि हथियार और तेल की मैं चर्चा कर चुका हूँ। बैंकिंग कारोबार वाले, उनको फायदा है, और वो जो बिना जो बैटरी से जो चलने वाले जो गाड़ियां बनाने वाले हैं उनको फायदे हैं। तो कुछ वहाँ की इंडस्ट्रीज हैं उनको फायदे हैं, तो उनके शेयर मार्केट्स में उनके रेपुटेशन बढ़ाने के लिए या उनके फायदे के लिए ये युद्ध काफी कामगार साबित हुआ है। पर जनता ने कहा कि फायदा कोई और ले रहा है और कीमत हम क्यों चुकाएं। ये अमेरिकन डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि वहाँ की जनता इस युद्ध का विरोध कर रही है। वह वियतनाम युद्ध का भी ऐसे ही विरोध कर रहे थे, और उससे नोम चॉम्स्की वगैरह इन सबको जेल में डाल दिया गया था उस समय, अमेरिका में भी, जो कि एक बहुत ही मॉडर्न डेमोक्रेसी कहलाती है। तो ये है। पर अभी जो ईरान में है वो दबाव किस चीज का है? ईरान में अगर ये लंबी लड़ाई चलती है तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। यहाँ तक कि वे भी नहीं जिनके इंटरेस्ट सफर कर रहे हैं, जिसमें भारत और चीन का नाम सबसे ऊपर तौर पर आता है, क्योंकि भारत और चीन दोनों के भी अभी ये ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं है कि वो अमेरिका से टकराए। ऐसे में वह अकेला लड़ रहा है, उसकी इकोनॉमी लगभग बर्बाद हो जाएगी। तेल के कुएं हैं वो बिल्कुल नकारा साबित हो जाएंगे, क्योंकि जो तेल बनाने की जो क्षमता थी और जो भंडारण की जो क्षमता है वह खत्म हो चुकी है। अब उसके बाद में सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल है, और अगर बेचेगा नहीं तेल तो ईरान पैसे कहाँ से कमाएगा? तो वहां पे काफी इस समझौतों को लेकर वो है, और अमेरिकन जनता भी ये जान रही है कि ये जो पूरा लालच का खेल है वो किसके लिए खेला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका में जो आंतरिक जो जनता की तरफ से दबाव बन रहा है, हमें ऐसे समझना चाहिए, और जो खासकर ईरान की जो डेस्परेशन है इस चीज को लेकर वो हमें ऐसे समझना चाहिए। एक मैं आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूँ। ईरान का साफ साफ और सीधा सीधा कहना है कि आप वो पूरा इलाका खाली कर दीजिए, अपने सैनिक पीछे हटा लीजिए, वह हॉर्मुज स्ट्रेट को खाली करने के लिए तैयार है। और उसने कहा कि हॉर्मुज तो उसने कभी रोका ही नहीं। वे जहाज इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि उनको कोई इंश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि उन पे गोलीबारी होगी, हमला होगा या उनको डुबो दिया जाएगा। तो सिंपल सा इतना सा कहना है ईरान का। जी बिल्कुल अनुज माथुर जी, देखिए अरविंद जी कह रहे हैं कि यहाँ पे ईरान कहीं ना कहीं रोकना चाहता है, लेकिन ट्रंप ही हैं जो यहाँ पर चीजों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे समझौते की बात होती है, बैठक की बात होती है, इस्लामाबाद में फिर से एक बैठक की बात हो रही है, लेकिन वहीं हॉर्मुज पर आप यहाँ पर ईरानी जहाजों पर हमला कर देते हैं। तो कैसे होगा सीज फायर? कैसे करेंगे यहाँ पे समझौता, और कैसी चीजों को युद्ध विराम यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे? और देखिए, दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो ये है कि अमेरिका एक ऐसी परिस्थिति में है अभी कि जब तक उनकी बातें मानी नहीं जाएंगी, मुझे लगता नहीं है कि उनके पास कोई किसी तरीके से भी वो वहां से वापस जा सकते हैं। जहां तक सवाल ईरान का है, ईरान के ऊपर आर्थिक रूप से इतना दबाव बना दिया गया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि ईरान की जो स्टील प्रोडक्शन है वो 70% से ज्यादा खत्म हो गया है। वो उनका, और उनके जो अपने जो व्यापार हैं वो तमाम व्यापार इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर निर्भर हैं। और ये जो ब्लॉकेड लगा हुआ है उससे अगर किसी देश को सर्वाधिक नुकसान हो रहा है
तो वो ईरान है। ईरान के अंदर से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। बार बार मैं ये बात बताता हूं कि जो प्रदर्शन जनवरी में हुए थे ईरान में, जहां पर इसी आईआरजीसी ने बर्बरता के साथ अपने खुद के देश के 27-28 हजार लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। ये ये प्रदर्शन इसलिए हुए थे कि इन्फ्लेशन 40% पे पहुंच गया, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और प्राइसेस का बढ़ना। अब वही इन्फ्लेशन लगभग 3 डिजिट में पहुंच रहा है रोशनी। वही इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, भुखमरी और उसके अलावा जिस प्रकार से वहां डेवस्टेशन हुआ है दुश्मन के, आप सोच सकती हैं 25,000 से ज्यादा हवाई हमले हुए हैं ईरान के ऊपर। 25,000 कोई मायना रखता है? अगर एक हमले में 4 बम भी गए तो 1 लाख बम गिराए जा चुके हैं उसके ऊपर, तो क्या हाल हुआ होगा ईरान का, ये अब आप बात देखने की आवश्यकता है। तो इसी वजह से वहां से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। एक अब्दुल हमीद इस्माइल जाही हैं, जो कि एक सुन्नी लीडर हैं वहां पर, सिस्तान बलोचिस्तान वाले इलाके में, वहां से आते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपने जिस प्रकार से ईरान को तबाह बर्बाद करवा दिया, आप जाके अल्लाह को क्या जवाब देंगे इसका। और उन्होंने इस बात पे इंसिस्टेंस किया है कि एक फेयर एग्रीमेंट किया जाना चाहिए। ये फेयर एग्रीमेंट से क्या मतलब है? उनका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो ईरान के जो प्रेजेंट नेतृत्व है उसको कह रहे हैं कि भाई अपनी विचारधारा, अपनी सोच को थोड़ा सा सोच में लचीलापन लाइए, उसको थोड़ा नीचे बात करिए, और देश के हित में। क्योंकि ये जो चीज होती है, जिस प्रकार से इंस्टिंक्टिवली ट्रंप ने डिसीजन लिए हैं, उसी प्रकार से पूरी की पूरी तरह से बदले की भावना से आईआरजीसी काम कर रही है। आज ईरान आईआरजीसी की गिरफ्त में है। मैं इतना तक कहने को तैयार हूं कि वो शायद उस समय की तरफ, पाकिस्तान जैसी इस परिस्थिति में वो बढ़ रहे हैं आगे, जहां पर कि ईरान एक बड़ा देश जिसके पास अच्छी सेना है वैसा नहीं रह गया। ईरान की एक आईआरजीसी है जिसके पास एक देश है। ये भी बात उसी प्रकार की हालत होती चली जा रही है। और मेरा ये मानना है कि जब तक वो रेडिकलाइज्ड माइंडसेट रहेगा, रेडिकलाइज्ड थॉट प्रोसेस रहेगा, तब तक आप लॉजिक को नहीं समझ सकते। द वायलेंस ऑफ ए रेडिकल माइंड लॉजिक्स पे नहीं काम करती है। और इसीलिए आप देखिएगा कि बातचीत की बात विसात पर आगे बढ़ते हैं तो 2 शिप पे फायर हो जाता है, ये वो कर देते हैं। तो ये तमाम चीजें देखने की आवश्यकता है। जब तक आईआरजीसी की गिरफ्त से वहां का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरे कम नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई सोल्यूशन हमारे सामने आने वाला है। बिल्कुल माथुर जी, आपने सही बात बोली कि आईआरजीसी की गिरफ्त में ये है, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर, चाहे ईरान हो, अमेरिका हो, वो नहीं बन पा रहा है, कोई नहीं पहुंच पा रहा है। अरविंद जी, एक लास्ट स्टेटमेंट आपको पाकिस्तान को लेकर आपसे लेना चाहूंगी। ये पाकिस्तान का क्या फंडा यहाँ पे चल रहा है? मध्यस्थ की बात करता है पाकिस्तान, और अभी देखिए रिपोर्ट कुछ आए हैं जिसमें ये खुलासा हुआ है कि ईरान के कुछ जहाज हैं जिनको उसने अपने पोर्टों पर जगह दी है। तो कैसी मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है यहाँ पे पाकिस्तान? मध्यस्थ नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए दरअसल बिचौलिया। मध्यस्थ तो वो होता है जो पूरी बातचीत की गारंटी और एश्योरेंस है कि हाँ, अगर आगे नई लड़ाई होगी। हाँ, लेकिन अरविंद जी, वही स्टेटमेंट, शब्द तो उसने ही अपने ओर से कहा है पाकिस्तान ने कि हम तो मध्यस्थ हैं जी। तो मध्यस्थ की तो कभी उसकी ताकत थी ही नहीं, अमेरिका के इशारों पे काम कर रहा था। और अमेरिका को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां से वह इस्तेमाल करके वो कहे कि चलिए बातचीत कामयाब नहीं रही, हम जा रहे हैं यहाँ से। अगर वो नहीं जाते तो अमेरिका की किरकिरी होती। मातुसा बे अभी पहले भी बोला है कि वह निकलना चाह रहा है, एग्जिट रूट चाह रहा है कहीं ना कहीं से। तो वो है, तो पाकिस्तान की तो हैसियत, एक जो चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोशनी जी, वो ये है कि इन फौजी हुक्मरानों ने इस पूरे साउथ एशियन रीजन का बहुत नुकसान किया है। मतलब ये लोग वहाँ की जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि वहाँ की जो कम पढ़ी लिखी जो जनता है, वो उनको लगता है कि ये एक्चुअली जो इस्लामिक नेशनलिस्ट लोग हैं वो यही है। जबकि हकीकत ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी ने मुसलमानों को मारा है तो पाकिस्तान की फौजी हुकूमत है। खुद के अपने घर वालों को नहीं छोड़ा, बीएलए बलूचों को या खैबर पख्तूनख्वा में बांग्लादेशियों को उन्होंने मारा। तो बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये इतनी एंटी मुस्लिम रिजीम है और इन्होंने हमारे ऊपर इतना बोझ डाला है। हम इनके कारण हम विदेशों से कितना ही सामान खरीदते रहे हैं। वो पूरा इस पूरे रीजन की जनता की गाड़ी कमाई हम वेस्ट को देते रहे। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान हैं। मुझे लगता है कि जो इतिहास है जिसको वो लोग तवारीख बोलते हैं, वो कभी उन्हें माफ नहीं करेगी।
तो इन लोगों को तो बिल्कुल अनवित बिल्कुल जी, ये वहां है की जो अमेरिका जनता है के वो तो बिल्कुल पाकिस्तान को माफ नहीं ही करेगी। बाकी देखना होगा कि ये जो युद्ध विराम की स्थिति बनती बनते रुक जाती है उस पर क्या होता है, कोई समझौता होता है जो इस्लामाबाद में यहाँ पे बैठक होनी, या फिर ये लगातार ऐसे ही चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया